आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज फुलवारी में बहुत सारे नए फूल भी खिले हैं, उन सभी नए फूलों का भी मैं स्वागत करती हूँ। और आप सब को इस सूर्य देव की कुछ ज़्यादा मेहरबानी हो रही है, तो उसके लिए माफ़ी भी मांगनी है आपसे कि इतनी गर्मी में आप लोगों को बैठाया है, लेकिन चर्चा के दौरान मुझे लगता है कुछ शीतलता आ जाएगी। और अन्नू जी को मैं कहना चाहती हूँ कि आपने फुलवारी को एक फैमिली बना दिया है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। क्योंकि अब जब हम लोगों के बच्चे दूर हो जाते हैं, अपने काम से बाहर चले जाते हैं, तो यही हम लोगों का परिवार बन गया है। तो इस पूरे परिवार को बहुत बहुत स्वागत आपका इस आयोजन में। आज हम लोगों का 12वां अध्याय है फुलवारी में चर्चा का। और आज हम लोग जिनकी पुस्तक पे चर्चा करेंगे, डॉक्टर विद्या सिंह। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें बीच वाली कुर्सी पे। और मैं अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि आपका पुष्प कुछ भेंट कर आपका स्वागत करें। और मैं एक सूक्ष्म परिचय भी आपका दूंगी। वैसे डॉक्टर विद्या सिंह को आप लोग लगभग सभी लोग जानते हैं। आज आपके संस्मरण स्मृतियों के रंग पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पुस्तक में उनके जीवन के विविध अनुभवों और संबंधों का बहुत ही सुंदर एक इंद्रधनुषी संकलन है। मैं एक पाठक और प्रशंसक हूँ आपकी, और एक पाठक और प्रशंसक के रूप में मैं आपकी इस सुंदर कृति के लिए आपको प्रणाम करती हूँ। और आपकी पुस्तक से आपकी जीवन यात्रा के बहुत ही रोचक प्रसंग सामने आए हैं। बाल्यकाल की ग्रामीण परिवेश, छोटी उम्र में विवाह, प्रेरित करने वाले बाबूजी किरण बेन, डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी, अमेरिका में बेटी के पास जाने के खट्टे मीठे अनुभव। आपकी खूबसूरत लेखन शैली और सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, और हृदय विदारक घटनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। आप में पाठक के दिल को छू लेने की कला है, और आपकी हिम्मत, साहस और ईमानदारी ये समाज को निश्चित ही प्रेरित करेगी। डॉक्टर विद्या सिंह को बहुत सारे आप एक तो पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष हिंदी विभाग MKP PG कॉलेज में देहरादून में बहुत साल आपने पढ़ाया है। आप वैसे ओरिजिनली जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आपने MA अंग्रेज़ी, हिंदी और DPhil हिंदी में किया है। आपके बहुत सारे प्रकाशन हैं, तो मैं सब नहीं पढ़ रही हूँ। और आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भी बहुत सारे देशों में आपने सहभागिता की है। आकाशवाणी, दूरदर्शन से कविता, कहानी, वार्ता का नियमित आपका प्रसारण होता है, और आपको अनेक संस्थाओं द्वारा साहित्यिक योगदान के लिए देश विदेश में सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर विद्या सिंह के लिए आप सब लोग बहुत तालियों से स्वागत कीजिए। आज डिस्कसेंट के रूप में जो हम लोगों के साथ होंगे वो डॉक्टर आशीष रतूड़ी प्रज्ञे हैं। मैं डॉक्टर आशीष से अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें, और अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध है कि उनको पुष्प गुच्छ से स्वागत करें उनका। डॉक्टर आशीष रतूड़ी टिहरी गढ़वाल से हैं। भौतिक विज्ञान, फिज़िक्स से MSc और PhD किया है। वर्तमान में आप डॉल्फिन महाविद्यालय में फ़िज़िक्स के प्राध्यापक हैं। जो सबसे रोचक बात है कि आपने साइंस और नेचर और इन सब चीज़ों को जोड़ के साहित्य के साथ जोड़ दिया है। और आपने भी बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, रिसर्च पेपर्स भी आपके हैं। और आपने एक आश्वी फाउंडेशन शुरू की है। आश्वी का फुल फॉर्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एटीट्यूडिनल एकेडेमिया ऑफ साइंस विद अ होलिस्टिक विजन ऑफ इनोवेशन। और इससे आप तो आपके इतने अच्छे कार्यों के लिए और साहित्य की सेवा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगी आयोजक श्री अनिल रतूड़ी जी से कि अपना स्थान ग्रहण करें और चर्चा को प्रारंभ करें। धन्यवाद। देवियों, सज्जनों, आपको प्रणाम। जैसा अभी राधा जी ने बताया, आज हम इस 12वें फुलवारी के अध्याय में अपने लेखक डॉक्टर विद्या सिंह जी की स्मृतियों के रंग जो संस्मरण हैं, और मैं कहूँगा मेमोर्स के जो यान्र है उसमें लिखे गए हैं। इसके जो प्रकाशक हैं
पहले तो मैं बहुत अच्छा आवरण जो है उसके लिए मैं लेखक को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत सुंदर आवरण है। आप अगर जो देखेंगे उसमें एक तितली है और एक महिला है, और ये तितली है एक प्रकार से जो जीवन का जो रोमांस है, सौंदर्य है, और जो जीवन को जीने की जो जज्बा है, जिजीविषा है, वो सब इसमें है। और ये स्मृतियाँ हैं। ये पुस्तक 100 मेरे ख्याल से 36 100 हाँ, वो 4 पन्ने उसके मेरे को मिले नहीं इसमें, हार्ड बाउंड में वो 4 पेज शायद रह गए। आ जाइए आप, आ जाइए, आइए आप अंदर आ जाइए, स्वागत है आपका। ये 140 पन्ने की पुस्तक है जिसको लोकमित्र प्रकाशक जो हैं दिल्ली के, उन्होंने इनको हार्ड बाउंड में किया है। तो संस्मरण है। संस्मरण में मेरे ख्याल से एक तरीके से बहुत ज़्यादा बंदिश नहीं होती इस विधा में, क्योंकि आप एक तरीके से सब्जेक्टिव है, जो आप अपना जो भी आपके संस्मरण है वो आप लिखते हैं। लेकिन इसमें ईमानदारी का एक बहुत बड़ा वो रहता है। तो उस हिसाब से जैसा अभी राधा जी ने बताया, आपका जन्म जौनपुर के जनपद के एक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, और इसमें एक हम देखते हैं कि एक प्रकार से भारत का जो मध्यकालीन समय है वहाँ से सीधा अमेरिका तक की जो छलांग एक महिला लगाती हैं, वो इसमें इन पूरे संस्मरणों में आता है। बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाना, फिर जो पढ़ाई करने का जो रवैया है वहाँ गांव में, या जो महिलाओं के या फीमेल्स के प्रति जो व्यवहार है या जो धारणाएं हैं वो, और उसको भेदते हुए, पार करते हुए फिर कैसे वो अपना पढ़ती हैं, उनके जीवन के जो संस्मरण हैं बड़े रोचक हैं। और यद्यपि ये संस्मरण डॉक्टर विद्या सिंह के हैं, लेकिन ये एक प्रकार से उस समय से लेकर और आज तक की भारत की भी एक प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विशेष तौर से महिलाओं की, और जो महिलाओं के प्रति समाज का जो रवैया है उसकी भी एक प्रकार से ये इसमें पूरी एक मैं कहूँगा दर्पण है उसका। ये असफल के से आपने इनके ब्लर्ब में लिखवाया है। मैं चाहूँगा कि मैं कुछ थोड़ा सा उसको पढ़ूँ जो उन्होंने लिखा है। विद्या सिंह के ये संस्मरण जीवन की ललक से भरपूर हैं। बेशक ये उनके व्यक्तिगत संबंधों, अनुभवों पर आधारित हैं, पर उनका साधारीकरण उन्हें हमारे जीवन के संबंधों, घटनाओं और अनुभवों से जोड़ देता है। जो मैंने अभी बात कही है उसी को एक प्रकार से कह रहे हैं। ये संस्मरण पुस्तक स्मृतियों के रंग वास्तव में स्मृतियों की गुंजलक है जो जीवन की डोर में उलझी हुई है। स्मृतियों के रंग यानी स्मृतियाँ और प्रत्येक स्मृति का अपना अलग रंग ही इसकी पहचान है। जीवन के विविध रंगों की भांति स्मृतियों की भी अनेक रंग होते हैं। आखिर स्मृतियाँ जीवन से ही तो बनती हैं। हमारे अनुभूतियों के अधिकतर अंश विस्मरण में चले जाते हैं, किंतु कुछ प्रसंग बार बार चेतना के द्वार पर दस्तक देते रहते हैं। मुझे लगता है एक उम्र के बाद हम अतीत जीवी हो जाते हैं। जब वर्तमान समय समाज परिवेश नितांत अपरिचित लगने लगता है, तब अतीतोन्मुखता की सुख देती है, तब अति नॉस्टैल्जिया में हम लोग चले जाते हैं। तो एक प्रकार से मुश्किल से बिताए क्षण भी स्मृतियों में सुखद प्रतीत होते हैं। मेरे बाल्यकाल का ग्रामीण परिवेश सामूहिकता से परिचित था। पूरा गांव रिश्ते के ताने बाने से बुना हुआ था। मैं कुछ अंश निकाल रहा हूं उसमें से। विवाह जीवन का एक निर्णायक मोड़ होता है।
मेरा विवाह अत्यंत छोटी वय में हो गया था। मेरे भीतर वो परिपक्वता नहीं थी। अब उसके बाद का जो कुछ एक अंश है, बेटी का विवाह हुआ, वह अमेरिका गई तो वहाँ भी जाना हुआ। अमेरिका की चमक दमक के बीच में छोटी छोटी चीज़ों की उपलब्धता की कठिनाई को, ये फिर एक जो देश से हमारे वहाँ कोई अगर जो जाए तो उसके अनुभव इसमें साफ दिखाई देते हैं। मैं अमेरिका में भी थी, इधर मेरे पति का जो उस समय अपने गांव में थे, हार्ट अटैक से अचानक अवसान हो गया था। जीवन में, मानव जीवन में एक बहुत बड़ा सत्य है, वो है मृत्यु का, और उससे जूझना, उसको देख पाना, उससे जूझना, उस कष्ट को झेलना, उस कष्ट से उबरना और फिर आगे देखना, ये मानव के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बारे में भी इसमें संस्मरण में है और बहुत प्रेरणादायक बातें इसमें लेखक ने लिखी हैं, जिन लोगों ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया। अब जो मनुष्य को कहीं ना कहीं रोल मॉडल्स ढूंढते हैं हम लोग, जो है हर मनुष्य, चाहे वो अपने चेतावस्था में हो या वैसे हो, वो कोई ना कोई मॉडल्स भी, रोल मॉडल्स ढूंढते हैं जिसके आधार पर आप अपने आप को ढालते हैं। तो मेरे निर्माण में जिनका परोक्ष प्रत्यक्ष योगदान रहा, प्रेरणा स्वरूप मेरे पिताजी, मेरी दीदी के ससुर जिन्हें मैं बाबूजी कहती थी, किरणबेन मुछाला जिन्होंने मुझे अवसाद से उबारा, और दीदी सृदृश मेरी डीफिल की निर्देशक डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी का स्मरण करते हुए मेरा मन विह्वल होता रहा। तो ये एक बहुत मैं कहूँगा छोटा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और हम लोग जो यहाँ का प्रारूप है उसी में हम लोग आज भी पहले करीब आधा घंटा 35 मिनट हम लेखक से दोनों जो यहाँ इर्द गिर्द बैठे हैं, कुछ सवाल जो हम लोगों ने इसको पुस्तक को पढ़ा है उस पर जो जहन में आते हैं वो पूछेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ सभी जो प्रबुद्ध लेखक साहित्यकार बुद्धिजीवी बैठे हैं उनसे फिर जो सीधा रास्ता है वो लेखक का कायम कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उसमें फिर आप और जो है पुस्तक पर और साहित्य पर और हम लोग इस पर प्रकाश डाला जा सके लेखक के द्वारा। तो मैं इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर आशीष से कि वो कृपया चर्चा को आगे बढ़ाएं। और सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस फुलवारी चर्चा में। तकरीबन मैंने 11 जो चैप्टर हैं, आज 12वां चैप्टर है, 11 चैप्टर मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर से, रतुली सर का और मैम का, जो फुलवारी की संरक्षक हैं और जिन्होंने इस साहित्य चर्चा को एक निरंतरता प्रदान कर दी है। वास्तव में ये इस देहरादून वैली में एक अपने आप में एक नवाचार है साहित्य के क्षेत्र में, कि जहाँ हर वर्ग, हर साहित्यिक लेखक अपनी पुस्तकों को चर्चा करता है, और एक ऐसी चर्चा जिसमें समरसता है। तो वैसे तो मैं हमेशा सुनने की ही कोशिश में रहता हूँ कि मैं सुनूं जितना, आज मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा, तो अगर कुछ गलती हो तो आप सब लोग माफ़ करना, क्योंकि मैं अभी साहित्य को उतने अच्छे से नहीं समझता हूँ, ना ही जानता हूँ। आप सभी लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इतने सभी विद्वान हैं जिनसे मैं निरंतर सीखने की कोशिश करता हूँ। अभी जब सर ने मुझे इस जिम्मेदारी दी है, तो ये पुस्तक मैंने जब मैम से पढ़ी थी, वास्तव में बहुत अच्छी पुस्तक है। और जहाँ तक हम संस्मरणों की बात करते हैं, तो संस्मरण जो है वो अतीत को उकेरते हुई चीज़ें हैं, कि जो हमारी अतीत, जो अदृश्य अतीत है उसको उकेरता है। अगर देखा जाए इस पुस्तक में कुल मिला के 38 प्रसंग हैं, और वो सभी डॉक्टर विद्या सिंह उनकी स्मृतियों पर आधारित हैं। और जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, तो क्योंकि मैं काव्य में ज़्यादा बातें करने की कोशिश करता हूँ हमेशा बजाय गद्य के, तो मैंने कोशिश की कि अपना प्रश्न पूछने से पहले और चर्चा शुरू करने से पहले कि इसके बारे में क्या कहूँ। तो मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। आपको सार मालूम हो जाएगा इस शुरुआत में ही। कुछ मन्नतें, कुछ ममतामयी, कुछ हास्य में, कुछ मौन संग,
एक अदृश्य अतीत को चमका रही यह स्मृतियों के रंग, यह स्मृतियों के रंग। तो वास्तव में ये जो अदृश्य अतीत है उसी को इन्होंने शब्दों में उकेरा हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी मन्नतों से लेकर, अगर देखें, अगर आप चैप्टर भी देखेंगे इसमें, तो मन्नत से ही उन्होंने शुरू किया है। तो आपकी मन्नतों से लेकर किसी की अंतिम विदा तक फैले हुए विभिन्न रंगों के इस जीवन स्पेक्ट्रम को शब्दों में उकेरने और उसे एक पुस्तक में समेटने की जो प्रेरणा है, जो हीरो का मोमेंट आपने फील किया है अपनी लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। बहुत धन्यवाद प्रज्ञेय जी। और जो मुझे कहना था आदरणीय रतूरी सर और राधा मैम के प्रति, वो आपने कह दिया, तो मैं उसे दोहराऊंगी नहीं। और एक लाइन बोलूँगी कि ये कौन आया रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, तो ये दंपति आए और शहर रौनकमय हो गया। हम साहित्यिकों के लिए तो कम से कम हो ही गया। तो आपने क्या पूछा, आपका प्रश्न प्रेरणा? अच्छा, अपने समय को मैंने इसमें लेखनीबद्ध करना चाहा है। शायद आगे के बच्चे न उन ताऊ जी को देख सकेंगे जो धूप में बैठे हैं, मई की चिलचिलाती धूप में बैठे हैं। बेटे कह रहे हैं छाया में जाइए, वो कह रहे हैं नहीं जाऊंगा। कह रहे हैं नहीं जाएंगे, घसीट के ले चलेंगे। कह रहे हैं नहीं मुझे धूप में बैठाओ, तो जाइए बैठिए धूप में। कह रहे हैं ऐसे नहीं, जैसे घसीट के लाए थे। तो ये स्मृति एकदम आज भी वैसी ही ताज़ा है। बड़े लोग परेशान और हम बच्चे बड़े खुश कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ ताऊ जी। तो घर में जब वो ठीक हो गए, घर में सब लोग मन्नत मांग रही हैं कि भाई ठीक हो गए, ताई जी बड़े मनौती कर रही हैं कि अब उनको ये चढ़ाने चलेंगे, अब फलां के चढ़ाने चलेंगे, इस देवता के उस देवता के। हमने देखा कि देवता को जब हम मनाते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं, तो फलीभूत भी होता है। तो हमने भी एक मन्नत मांगी कि भगवान जी ताऊ जी को फिर पहले ही जैसा बना दो। लेकिन अंतिम वाक्य लिखा है कि यानी यह सौभाग्य था कि हमारी मन्नत पूरी नहीं हुई। ये चीज़ आज समझ में आती है कि हमारी मन्नत पूरी नहीं हुई, ये अच्छा था। उस समय तो यही लगता था। तो ये चीज़ें इतनी हांट करती रहीं कि बस थोड़ा लिखने का शौक़ था, तो अपने ऐसे लिख डाला। जो भी व्यक्तित्व प्रभावित, जिस व्यक्तित्व से प्रभावित हुई, जो घटना भूले भी नहीं भूली, उसे लेखनीबद्ध कर लिया। और जब लेखनीबद्ध करती रही तब ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में कि मैं इसे प्रकाशित कराऊंगी या क्या। किंतु पढ़ने के क्रम में पता चला कि मेमोयर भी एक विधा है, तो मैंने कहा क्यों न संस्मरणों की पुस्तक वो करवाई जाए। इसलिए ऐसी कोई प्रेरणा नहीं कहीं से, बस अपने समय को। कई बार मैं सोचती हूँ कि मेरे लिखने का उद्देश्य क्या है, तो एक ही उद्देश्य पाती हूँ कि कच्चा पक्का जो भी लिखती हूँ अपने समय को लिखती हूँ। तो अगर कल भी कोई पढ़ना चाहेगा कि भाई जौनपुर का वो इलाका उस समय में कैसा हुआ करता था, तो उसे मेरे लेखन में मिलेगा। बस यही मेरा उद्देश्य होता है, और बाकी लेखनी तो जैसी है वैसी है। धन्यवाद। आपकी पुस्तक में बहुत सारे ऐसे सामाजिक और मैं कहूँगा दार्शनिक विषय आते हैं, उन पर हम जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, अभी टाइम है हमारे पास। लेकिन सबसे जो मैं कहूँगा प्रेरणादायक बात है वो ये है, जैसा अभी आपने कहा कि इसको जो लोग पढ़ेंगे वो एक प्रकार से वो आपकी कहानी के साथ साथ ये एक तरीके से ऑल्टरनेट हिस्ट्री भी है उस दौर की, भारत की। एक तो पॉलिटिकल हिस्ट्री तो सब लिखते हैं, लेकिन जो वैसी हिस्ट्री है जो जनमानस से निकलती है और जो असल में उस जीवन काल को बताती है उस समय के, वो भी इसमें है। प्रश्न मेरा, मैं उन बिंदुओं पर आगे जो हैं आपके वैसे साहित्यिक और दार्शनिक और ऐसे सामाजिक विषय हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाए हैं। उसमें उठाए क्या आपने अपने संस्मरणों में लाई हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं उससे पहले ये, क्योंकि यहाँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ महिलाएं बहुत अधिक संख्या में हैं,
एक क्योंकि मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे अंश, छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे अंश, राजस्थान के भी कुछ ऐसे अंश जहाँ भारत की असली आत्मा रहती है, वो गांव देखे हों। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने देखा होगा। जैसे देहरादून में हम लोग बैठे हुए हैं, तो यद्यपि हम लोग भारत में तो बैठे हैं, लेकिन इतना फ़र्क है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इट्स लाइक लिविंग इन 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स। गलत बोल रहा हूँ मैम? मैं क्योंकि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उत्तर प्रदेश में सेवा करी है, और मुझे एक प्रकार से अंग्रेज़ी में कहें तो कल्चर शॉक लगा जब मैं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे सेवा करने का सुअवसर मिला। आज मैं कहूँगा मेरा जीवन उससे समृद्ध हुआ, मुझे बहुत अनुभव हुए उस बात के। बहरहाल मेरी बात छोड़िए, मैं प्रश्न जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि उस जगह जहाँ अभी भी वही पितृ सत्तात्मक व्यवस्था बहुत हद तक हावी है, केवल जौनपुर के नहीं बल्कि इर्द गिर्द पूरे उस क्षेत्र में, अब कुछ परिवर्तन तो आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपने झेली। तो एक उस प्रकार की व्यवस्था से निकलकर जहाँ वो महिलाओं के प्रति सामाजिक जातिगत ढांचा वहाँ जैसा है वो एक अलग विषय है, और महिलाओं की शिक्षा के प्रति और इस प्रकार का जो आपका सफ़र रहा है, ये जो यात्रा रही है, ये इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी यात्रा है जहाँ तक आप पहुँची। क्या आपने कभी ये सोचा था कि आप डॉक्टरेट करेंगी? क्या आपने ये सोचा था कि आप देहरादून के इतने बढ़िया कॉलेज में पढ़ाएंगी, और बेटी आपकी अमेरिका गई तो आप अमेरिका जाएंगी उस समय? तो ये जो जर्नी है आपकी, उसके बारे में संक्षिप्त में मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसे क्या कठिनाइयाँ आपने महसूस करी, और उन कठिनाइयों को पार करने में आपको सामर्थ्य कैसे हुआ? बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब हमारे सामने कोई विषम स्थिति आती है तो हम 2 रास्ता अख्तियार करते हैं, या तो हम उसमें अपने को ढाल लेते हैं या हम विद्रोह करते हैं। विद्रोह भी 2 तरीके का होता है। नदी भी विद्रोह करती है, पहाड़ की उसको काट देती है, किंतु उसका विद्रोह दिखाई नहीं देता। तो जैसे मेरा अर्ध सामंती परिवार, खेतिहर परिवार, खूब इसको अधिया पे, उसको अधिया पर, उसको अधिया पर। मैंने कहीं लिखा है कि जब वो आता था 14 जनवरी को संक्रांति, तो उससे 15 दिन पहले माँ के पंख लग जाते थे। अपने हाथ पैर तो थे ही, उसके पंख भी उग आते थे, और वो तरह तरह का अनाज भुनाती थी, उसके लड्डू बनते थे, पर्जे लाइन लगाते थे। यानी 12 बजे से पहले वो कच्ची खिचड़ी लेने आ रहे हैं, 12 बजे के बाद वो पक्की खिचड़ी लेने आ रहे हैं। तो बहरहाल माँ की ज़िंदगी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और वैसे भी उनको पुस्तकों से बड़ी चिढ़ थी। पिताजी मेरे ज्योग्राफी के लेक्चरर, और माँ मेरी एकदम समझ लीजिए कि बिहार की जमींदार घराने की ठकुराइन बिल्कुल। तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था उनको, ना ही वो बहुत तवज्जो देती थी। पर हाँ, कई बार कहती थी कि तेरी भी तो वही पढ़ाई है ना जो लड़के पढ़ते हैं, तो तुम तो इतना ऐसे चैन से रहती हो, लड़के पढ़ते रहते हैं। मैंने कहा माँ तुम भी गजब करती हो, मेरी पढ़ाई और लड़कों की पढ़ाई एक जैसी कैसे हो गई? लड़के लड़के हैं, उन्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे कह के मैं माँ से बच जाती थी। और जब पिताजी के पास बैठती थी, पढ़ने का माहौल था घर में। इतना तो था कि मेरे पिताजी लेक्चरर थे, तो घर में भी उनका टीचर वाला ही रूप रहता था। मैंने एक कविता लिखी है कि मैं मिलती रही उनके आदेशों से, उपदेशों से, निर्देशों से, किंतु मैं पिता से कभी मिल नहीं पाई। पिता से कभी सामने कुछ करने का वो नहीं हुआ। तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जब आपको विषम स्थितियाँ मिलती हैं तो या तो आप समझौता करते हैं या आप उसका कोई रास्ता निकालते हैं। तो मेरे सामने केवल एक रास्ता था, पढ़ाई करो। पिताजी भी बहुत पढ़ते थे और लेके हम लोगों को बैठाते थे, और मेरे अंदर थोड़ा सा विद्रोह था कि भाई लोग BHU में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक मुझसे 5 साल बड़े, एक मुझसे 3 साल बड़े, और उनसे पहले मेरी शादी कर दी जाती है।
तो थोड़ा सा वो, और थोड़ा सा मैं जो पढ़ाई का वो लेके आई थी, बीज लेके आई थी, तो बस मैंने कहा मुझे पढ़ना है। मेरे ससुराल में कहा कि नौकरी नहीं करेंगी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगी, और मन में सोचती थी कि नौकरी लायक बन तो जाऊँ। और एक चीज़ और कि मैं गांव से आई थी, गांव में प्राइमरी में बच्चे बड़ी गंदी उसमें जाते थे, नाक वहाँ कैसे पहुँचते थे शर्ट से, है ना। तो मैंने कहा प्राइमरी में नहीं पढ़ाना है, चाहे घर पे बैठे रहना है। तो इसलिए बीएड का फॉर्म आया हुआ और मैंने बीएड का फॉर्म नहीं भरा। मैंने कहा रिसर्च करूँगी। तो ऐसा नहीं था, मेरी आज भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं होती है कि मैं ये करूँगी ये करूँगी। बहुत छोटी छोटी योजनाएं होती हैं जिन्हें मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, और इन्हीं सब से मेरा जीवन बना है। बहुत धन्यवाद सर। जब हम संस्मरण लिखते हैं तो वास्तव में देखते हैं कि स्मृति कितनी है। वास्तव में आपकी स्मृतियाँ बहुत अच्छी हैं। ये अपने आप में एक दिव्य वरदान है कि आज जिसकी स्मृति होती है वही संस्मरण लिख पाएगा। दूसरा ये है कि आपका जो ताकत है लेखन में, वो मुझे लगी जो मौलिकता है, हर एक प्रसंग में एक मौलिकता है, चाहे वो कोई भी प्रसंग आपने छेड़ा हो। और सबसे अच्छा मुझे लगा क्योंकि संस्मरण की अगर बात करें तो हम क्योंकि एक लंबे समय अंतराल के बाद हम संस्मरण लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्टोरी याद नहीं हो पाती रहती है हमें कि उसमें क्या हुआ था। पर आपने जो भूमिका बांधी है और हर एक चरित्र के अंदर और उसके व्यक्तिगत जीवन के अंदर आपने जिस तरह प्रवेश किया है, तो इसके बारे में आप बताइए। जैसे चाहे वो कलवती हो या क्षमा कलावती जो प्रसंग है, उसमें आपने उन चरित्रों का इस तरह वर्णन किया है कि वास्तव में आपने ही वही जीवन जी लिया हो। तो आप इसमें थोड़ा बताइए कि आपने इस तरह का लेखन जो है वो कैसे लिखा और उसमें आपको क्या सहजता महसूस हुई। ये इसमें एक संस्मरण है, क्षमा करना कलावती। तो हम लोग जो घर में जाति वाला भेदभाव देखते थे कि क्या उनके साथ क्या व्यवहार होता है, तो वही व्यवहार हम अपने विद्यालय में कायम रखते थे। कलावती उससे दलित जाति से आती थी लड़की, तो वैसे हम बहुत प्यार से रहते थे उसके साथ में, लेकिन अगर हमें कुछ खाना होता था तो हम कहते थे कलावती अब तुम उधर बैठ जाओ और अब हम थोड़ा खाएंगे। और घर पे भी बुलाया तो उसे अलग बर्तन में दिया और लड़कियों को अलग बर्तन में दिया। ताज्जुब होता है कि उस समय सब कुछ ये सब बड़ा सामान्य लगता था। अभी करीब 10 साल पहले की बात होगी, मैं गई, मेरे घर में दलित लड़की आई, तो मैं ढूंढने लगी कि इन लोगों का गिलास रखा होता है कांच का अलग से, तो वो गिलास कहाँ है, मैं निकालूं और इसे पानी पिलाऊं। इतने वो 5 साल की बच्ची और ऐसे ओक बना के बैठ गई कि बुआ ऐसे ही डाल दो पानी हैं। तो यानी अब जब इतनी थोड़ी सी समझ विकसित हुई है तब लगता है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का इतना बड़ा वो। फिर उसी में एक संस्मरण लिखा है मैंने कि इसका प्रायश्चित भी किया है कि मेरी जो मजूर की पत्नी आती थी उससे मैंने कहा कि मुझे उस दिन भाभी माँ घर में कोई भी नहीं था, मैंने कहा मुझे एक गिलास पानी पिलाओ नल से निकाल के, क्योंकि घड़ा तो इतनी थी कि घड़ा नहीं छूने देना है। मैंने कहा नल से लेके आओ मेरे लिए पानी। कह रही क्या करेंगी बिटिया? मैंने कहा पीऊँगी। अरे मेरे हाथ का पानी पिएंगी? मैंने कहा हाँ हाँ पीऊँगी, तो क्या हो गया, पानी तो पानी ही रहेगा। वो ले आई, मैंने पानी पिया, उसके आँख में आंसू आ गए कि बिटिया अम्मा से मत बताना। इतना वो डरी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम करते थे। और यही सब महिलाओं के साथ भी, जैसे कुर्सियाँ लगी हैं तो पुरुषों के लिए लगी हैं कुर्सियों की, उनकी महिलाओं की कोई फिक्र ही नहीं है। सीढ़ियाँ हैं तो महिलाएं सीढ़ियों पर ही बैठ जाएंगी, यानी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज तो खैर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज उस समय से आज में, या समझिए कि 15-20 साल पहले तक भी। और जो स्मरण की बात कर रहे हैं तो पहले स्मरण शक्ति अच्छी हुआ करती थी जब ये सब लिखा था। आज शायद लिखूं तो इतना डिटेल नहीं लिख पाऊंगी, है ना। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न डॉक्टर आशीष ने पूछा। एक तो समस्या
महिला के सशक्तिकरण की, और दूसरा सामाजिक जो ढांचा है उसमें अनुसूचित जाति की। एक लड़की जो समाज में वैसे ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था से जूझ रही है, वो अनुसूचित जाति की भी है। तो एक तरीके से हाशिए के भी हाशिए पर वो है, और दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु भी हो गई। मतलब आप देखिए कितना बड़ा एक तरीके से कमेंट है वो पूरे समाज पर, जहाँ लड़की के या फीमेल चाइल्ड के पैदा होने से पहले ही वो मार दी जाती है, फीटिसाइड हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और समाज में वो स्कूल में आ भी गई, उसके बाद भी वो चली गई। तो जो प्रश्न, इसी से मैं आपसे थोड़ा आगे उस पर जाना चाहता हूँ, ये महिलाओं वाला इशू ही है। कलावती का आपने बात करी, जो कि अनुसूचित जाति की है, बच्ची थी जो स्कूल में, जिसको पानी भी अलग, खाना भी अलग। आपको शायद उस कहानी का स्मरण होगा कुछ को, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंडालिका लिखी है थी, जिसमें आनंद जो हैं वो फिर एक चांडालिक, उस चांडाल से पानी पीते हैं, तो उसका क्या प्रभाव उस पर पड़ता है, जो आपने अभी कहा ना कि वो रोने लगी कि आप मेरे हाथ का पिएंगी। तो ये एक तो कलावती, फिर एक है कलौती जी, जो मल्लाहों की लड़की थी, उसके भी वही हाल होते हैं। वो जाती है, अब आप वो कहाँ जाएगी? वो अपने घर से उसका वो सब काम करती थी, बहुत उसका जो आपने उसको जिस प्रकार से आपने उसको इसमें उसका विवरण दिया है, कितनी प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी लड़की थी वो। और उसके बाद उसको जिस प्रकार से परेशानी में, फिर एक तो शादी करना, ये एक प्रकार से जैसे कहीं लिखा हुआ है कि ये करनी ही करनी है शादी, और वो शादी कहाँ करा दी जाती है उसकी, जो बीमार था, और वहाँ उसके सेवा करते करते वो खुद भी बीमार हो जाती है। और फिर जब वो मरता है तो फिर वो यहाँ की नहीं रहती, ना वहाँ की रहती है, घर वाले भी उसको यहाँ की भी नहीं रहती, वहाँ की भी नहीं रहती, तो वो कहाँ जाए? कलावती, कलौती, और फिर आपने वो एक आदर्श इसमें दिखाया है, जैसे डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी ने आपको प्रेरणा दी, आपको एक प्रकार से रोल मॉडल की तरह कार्य किया, आपको किस तरीके से, किस तरह उन्होंने, पहले जब आप गई उनके पास सेवा की, उन्होंने कहा नहीं पहले बच्चे पैदा करिए फिर देख लेंगे, फिर नौकरी वोकरी बाद में बात कर लेंगे, पहले तो 3-4 बच्चे हो गए, आप 2-1 बच्चे और कर लीजिए। इस टाइप का कुछ डायलॉग उन्होंने आपसे कहा था। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो थीम पूरी है एक, और आप स्वयं इसकी एक जीती एक उदाहरण है उसकी, जो उस एक तरीके से एक बहुत ही सकारात्मक उदाहरण है। लेकिन एक चीज़ इसमें है, जब आप अमेरिका गईं और वहाँ आपकी बेटी का वो प्रसव में थी, तो दीवार पे लिखा था इट इज़ अ बॉय, इट इज़ अ बॉय, बैलून पे लिखा, हाँ बैलून पे, उस पर लिखा था इट इज़ अ बॉय। तो इस पर कुछ कहेंगे आप? बिकॉज वाहक भी महिला ही हो जाती है। नहीं समझ में आया सर क्या? मकसद ये है कि सारी परेशानी मर्दों से है समाज में, महिला के अगर दृष्टिकोण से देखें, और फिर भी महिलाएं बच्चे को मेल बॉय ही चाहती हैं। इस तरह आपको सहयोग देना हर बात पे, चाहे कोई भी बात हो। फिर मेरे पिता मंत्री जी, ये भी पुरुष से प्रसन्न है। और दूसरा चाहे बात करें सहयात्री की, कि आप ऋषिकेश से आती हैं, जॉब शुरुआती जॉब है और आप ऋषिकेश से आ रही हैं, कोई टैक्सी ड्राइवर है उससे भी आप बात कर रही हैं, उससे भी कुछ सीख रही हैं। तो वास्तव में आपने अपने प्रसंगों में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है, जो मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा। तो इस मामले में आप अनबायस्ड हैं, है ना? तो आप थोड़ा उन चरित्रों के बारे में बताइए जो आपने खासकर पुरुष उसमें लिखे हैं, जो आपके इस प्रसंग में आए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये लड़का है, ये लड़की है। मैं सबसे बात करती थी। पुरुष पात्र है, उसमें भी यदि अच्छाई है तो मैं उसको एडमायर करती हूँ।
तो एक इसमें मैंने लिखा है, संस्मरण लिखा है, मोहब्बत करके शायद उसका शीर्षक है। तो वो लड़का, मैं वहाँ से आ रही थी, बम्बई से आ रही थी, कोई शादी अटेंड करके मैंने ओला किया था। तो वो लड़का कह रहा है कि अकेली गई थी आंटी मैम, जो भी बोला होगा। मैंने कहा हाँ बेटा अकेली गई थी। अच्छा, तो उसकी जूड़ी ऐसी थी ना, उसने वो पहन रखा था, टोपी पहन रखी थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जूड़ी है। तो उसने कहा कि बीटेक मैंने भी किया है मैम, किंतु मुझे वो लाइन रास नहीं आई। मैंने कहा कि हाँ वैसे भी तुम्हारे उसके लोग नौकरी ज़्यादा पसंद नहीं करते। मैंने सोचा ये सरदार है, सिख है। तो उसने कहा कि मैं सिख नहीं हूँ मैम, आप जो समझ रही हैं, मैं गोस्वामी हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो इसके बाद उससे बातों के क्रम में पता लगा, मैंने कहा अच्छा तुम्हारी शादी हो गई है? कि हाँ मैम शादी हो गई है, और पत्नी का ऑपरेशन हुआ था, एक पैर कट गया था। उसकी बातों में पता चला कि एक पैर काटना पड़ा था, और मेरी पत्नी बहुत बहादुर है, तीसरे दिन अपने पैर पर खड़ी हो गई थी। तो मैंने कहा अच्छा ये शादी से पहले की बात है? कि हाँ मैम शादी से पहले की बात है। तो मैंने कहा माने तुम्हारे सामने विकल्प था, तुम शादी नहीं भी कर सकते थे। कहता है कि कैसे न करता मैम, मैंने उससे प्यार किया था। ये चीज़ उसके मुझे इतनी अच्छी लगी कि आज का लड़का है और इतने शिद्दत से उस प्यार को निभा रहा है। और मैंने कहा तुम्हारी मम्मी पापा, कह रहे उनको पता ही नहीं लगने दिया। मैंने उन लोगों को यही कहा था कि ये बातें मेरे पेरेंट्स से मत बताना। और बाकी मेरे जो हैं प्रेरणापुंज बाबूजी, मैंने लिखा है दीदी के ससुर, वो वहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे कलकत्ता में, हिंदी के ही प्रोफेसर थे। तो अपनी किताबों से बड़ा प्यार करते थे। एक बार बीएचयू में ऑपरेशन कराया रीढ़ की हड्डी का, और इसके बाद वो उठ नहीं पाए, ऑपरेशन ख़राब हो गया। तो उनकी किताबें मेरे पास थीं। अब मैंने सोचा कि अब बाबूजी को इन किताबों की क्या ज़रूरत है, और मुझसे अच्छा कदरदान उनको कहाँ मिलेगा, मैं रख ही लेती हूँ किताब। इसके बाद तो जो डांट के उन्होंने चिट्ठी लिखी कि विद्या पहले तुम वो पुस्तकें लौटाओ। तो फिर मैंने वो पुस्तकें हालांकि थोड़ी रोक के लौटाई, और इसके बाद जब वो नहीं रहे, दीदी ने कहा कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, तुम पुस्तकें देख लो और जो तुम्हें ले जाना है ले जाओ। तो उन्होंने कहा था कि आप अध्ययन जारी रखिएगा। जब उन्हें पता लगा इतनी छोटी एज में शादी हो रही है, तो उन्होंने लिखा था कि आपसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, आप में बहुत संभावना है, तो आप अध्ययन जारी रखिएगा, और कल को हो सकता है कि आप कहीं प्रोफेसर लगें पीएचडी करके, तो ये बूढ़ा आपसे अपना वो मांगने आएगा, जो कुछ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि उनकी बात कैसे सही हुई, ताज्जुब होता है। तो एक प्रसंग उनके ऊपर भी लिखा है। आपने जो आखिरी इसमें आपका चैप्टर है पुस्तक में, अंतिम विदा, आप के पति को भी आपके साथ जाना था अमेरिका, जब आपकी बेटी वहाँ थी, उनके प्रसव का समय था, और वो क्योंकि बेटे को थोड़ा कुछ समस्याएं थी, उसको संरक्षण देने के लिए पति को आपने यहाँ छोड़ा, आप लोगों ने निर्णय किया। और फिर जब आप वहाँ थी तो दुर्भाग्य से उनका इंतकाल हो गया। जीवन में मनुष्य अपना एक प्रकार से सोचता है कुछ, और कुछ योजना बनाता है, लेकिन जैसा एल्बर्ट कामू ने कहा है कि हमेशा लाइफ सरप्राइजेज यू, हमेशा जीवन जो है वो आपको कोई ऐसा सरप्राइज़ देता है, और उसमें सबसे भीषण जो मनुष्य के सामने चुनौती है वो अपने, जिनसे वो अपनी मृत्यु मनुष्य के लिए उतनी खतरनाक नहीं है जितनी अपने जो प्रेमी हैं, जिनसे उनका संबंध जुड़ा हुआ है, उनके साथ ऐसा हो जाए। तो वो जो आपने इसमें उसका वृतांत किया है, और जो एक प्रकार से जिसे हम अगर जो कहें कि वो
पर्टिकुलर से एकदम जनरल जो है वो सारे संसार पे चली गई वो चीज़ जो आपकी इसमें है, वो बहुत कमाल की आपने इसमें लिखी हुई है। और यद्यपि आपने इसमें किरण बहन मुछाला का उसमें आपको काफ़ी उनसे आपको एक प्रकार से सीखने को मिला, लेकिन जो आपका दर्शन है, जो आपने जो सीखा और जो आपकी जो पर्सपेक्टिव मैं कहूँ, जो पूरा प्रसंग का जो आपने उसको डाला है उसमें, वो वाकई में तारीफ़ की बात है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे प्रश्न पूछने से पहले मैं उसके कुछ उसमें से पढ़ना चाहूँगा जो आपने लिखा है। यदि किरण बेन मुछाला से मुलाकात न हुई होती तो मैं रेगिस्तान सी प्यासी ही अमेरिका में अपने देश लौटती। फिर दूसरा उदाहरण है, इस निष्ठुर संसार में रहने के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए हुए है, इस अनजाने देश में बेगानी धरती पर जहां मैं सहृदयता की एक बूंद के लिए तड़प रही थी, किरण बहन समूची धारा सी मेरे समक्ष उपस्थित हो गई। अब ये बहुत एक अगली जो लाइनें हैं इसमें वो ऐसी हैं जो हर मनुष्य इससे गुजरता है। जब आदमी किसी दुख में होता है तो उसको सारे संसार में और कुछ नहीं दिखाई देता, और वो एक प्रकार से कष्ट में तो होता ही है, लेकिन वो स्वार्थी भी हो जाता है क्योंकि वो अपने बियॉन्ड देखता नहीं है, अपने उसके आगे वो देख नहीं पाता है। और ये आपने बहुत अच्छा इसमें लिखा है, और उसको आप अपने दुख में लीन मैं दूसरों का दुख देख ही कहाँ पाती थी। दुख तो बहुत है संसार में, लेकिन जब आदमी अपने दुख पे फंसा रहता है तो वो उसी में उलझा रहता है, और वो दूसरे के बारे में कोई उसमें हमदर्दी के नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये एक प्रवृत्ति प्रकृति ऐसी ही है मनुष्य की, उससे आदमी, और वही आदमी की जब चैतन्य आता है उससे उभरता है आदमी। वरना क्या मुझे यह मालूम ना हो जाता कि जो दुख मुझे रात दिन बेचैन किए हुए है, उस दुख की दहलीज से किरण बेन भी गुजरी है। और वो क्योंकि आपसे मिली और वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उनके अंदर जीवन की एक जिजीविषा थी, और वो आपको एक प्रकार से मदद करती थी आपकी भावनात्मक रूप से, आपको उससे आपकी भाव को समझ के, आपकी परेशानी को समझ के उन्होंने अपनी बात नहीं बताई और आप उसी में उलझी रही। तो ये एक बहुत बड़ी सीख जो आपकी है, ये जो भी इसको पढ़ेगा वो उसको इसमें मिलेगी। समय हमारे अनुसार नहीं चलता, हमें समय के अनुरूप अपने को बदलना पड़ता है। जैसे मैंने अभी कहा, एल्बर्ट कामू ने भी वही कहा है कि वी प्लान बट लाइफ ऑलवेज सरप्राइजेज अस। वो अचानक कोई चीज़ ऐसी आएगी जो सब कुछ एकदम से, यह बात कहने में जितनी सरल है व्यवहार में उतनी ही मुश्किल है। हम यह भी जानते हैं कि व्यक्ति को अपना वर्तमान संभालना चाहिए, अतीत की फिक्र नहीं करनी चाहिए और भविष्य को लेकर आशंकित नहीं होना चाहिए, किंतु क्या भूत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से इतने असंपृक्त हैं कि एक को भूलकर दूसरे में स्थित रहा जाए। हमें जो वर्तमान मिला है वह हमारे अतीत से प्रभावित है, हमारा आज बीते हुए कल की छाया से मुक्त नहीं होता। कभी कभी वर्षों हमारी जिंदगी सम पर चलती है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आता, और कभी कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है जो पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। हमारा आने वाला समय कभी उसकी छाया से मुक्त नहीं हो पाता। तो बहुत कठिन सवाल है और व्यक्तिगत सवाल है। ये बहुत बड़ा आपका एक मैं कहूँगा कष्ट था, और इससे आप इस पुस्तक में जो आपने एक प्रकार से जो आपको एक चैतन्य की जो आपकी वृद्धि हुई है और उससे आप उभरी, मैं थोड़ा सा उसका आप अपने इस कष्ट से कैसे आप उभरी उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। ऐसा है सर, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई होती है। अपने मामले में इंसान इसे मानता नहीं है, स्वीकार ही नहीं कर पाता कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसे जब मैं भेजती हूँ कि सब्जी लेके आइए, तब वो सब्जी लेने जाता है। मैं कहती हूँ ये करिए, तब वो करता है। मुझे लगता ही नहीं कि उसके दोनों हाथ मेरे नहीं हैं। मेरे 4 हाथ हैं, मेरे 4 पैर हैं,
और सबसे ज़्यादा हक अपने पति पर होता है ना। सास भी अगर एक बार को उसे कहीं भेजती है तो अम्मा जी कहाँ गए हैं ये होता है, और अपने भेजती है तो किसी को नहीं बताती कि कहाँ भेजा है और क्या करने गए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी यात्रा पर इंसान जाए और जरा सा क्लू न दे। आप उभरी कैसे मैम? हाँ, मैं उभरी सर उन बहुत दिन ये सीखने की जी चीज़ जी उन दिनों मुझे ना बहुत अच्छा लगता था श्री श्री रविशंकर का। दूसरी मैं दूसरों की बातें बहुत ध्यान से सुनती थी। तो एक बार को मेरे बड़े भाई साहब ने कहा, बड़े भाई साहब बहुत कम बोलते हैं मेरे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे धैर्य पर कितने लोगों की खुशियाँ टिकी हैं तुम्हें मालूम है? वो जब फ़ोन करते थे तो मैं रोना शुरू कर देती थी। तो कहते थे तुम्हारी खुशी पर कितने लोगों की खुशियाँ टिकी हैं, तुम्हारे धैर्य पर। खुशी नहीं बोला था उन्होंने, धैर्य बोला था कि तुम्हारे धैर्य पर कितने लोगों की खुशियाँ टिकी हैं तुम्हें मालूम है? तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने एक रिश्ता खोया है, एक रिश्ता खोया है। माना कि बहुत महत्वपूर्ण था। ये किसकी कविता है ना, माना कि एक सितारा था सबको आंखों से प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया, उस टूटे तारे पर फिर पछताना क्या। तो ठीक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिश्ता था, किंतु मेरे और रिश्ते तो बचे हैं ना। मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बुआ हूँ, किसी की भाभी हूँ, किसी की मित्र हूँ। अभी भी मेरे बहुत सारे बचे हुए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जिस दिन मैंने ये सच्चाई स्वीकार की सर, उस दिन से मैं ठीक उसमें आने लगी। और दूसरी चीज़ कि मैंने किसी को बताने के बजाय डायरी रंगी है खूब। तो मेरा असली रुदन वहाँ है, मेरा असली दुख वहाँ है। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। तो इसमें संस्मरण में ऐसे प्रसंग भी हैं जो अपने आप में बड़े जैसे रोमांचित करते हैं, जैसे चाय की तलब, विदेश में चाय की तलब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है वो। कल छोटा होना, फिर ऊपर से बड़ा अच्छा लिखा है आपने। वेरी ब्यूटीफुल। कि चाय पत्ती और चाय का जो बर्तन है उसको कैसे निकाला गया। दूसरी तरफ आइडियल कॉलोनी में अप्रैल फूल बनाना, और अगर वास्तव में वो दिन कैसे थे, अगर वो घटनाएं और वो प्रसंग आज की वजह हो जाएं, जैसे अप्रैल फूल बनाया गया और इतनी देर में तो बहुत कुछ हो सकता था किसी के घर में, तो ज़रा इन लतीफ़ों पे भी थोड़ा आप अपना प्रकाश डालिए। थैंक यू। हाँ, ऐसा होता था कि एक मिसेज मेहरा थी कॉलोनी मोहल्ले में। तो जहाँ 1 अप्रैल आने वाला होता था कि वो चर्चा करने लगती थी कि इस बार किसे बनाना है और कैसे बनाना है। तो उन्होंने किसी को बताया नहीं और एक चिट्ठी लिख दी, शीला या जो कुछ भी नाम से, गुमनाम सी चिट्ठी लिख दी कि तुम कहते हो घर मत आना तो किसी दिन घर ही आना पड़ेगा। और लिफाफे में चिपका के उनके उसमें लेटर बॉक्स में डाल दिया। लड़की ले गई अंदर। बहुत गंभीर और प्रैक्टिकल जोक मार दिया उन्होंने, बड़ा परेशान हो गई कि मम्मी देखो ये चिट्ठी आई है। अब उन्होंने फाड़ के पढ़ा और ये शीला, अच्छा तो इसका मतलब ये टूर पे नहीं जाते हैं, ये उसी से मिलने जाते हैं। और वो अपने 4 बच्चों के साथ पहली बार IDPL आई थी। अप्रैल फूल से भी परिचित नहीं थी बेचारी, वो गाजीपुर ज़िला की थी, यानी बिल्कुल समझिए ठेठ देहात से, और ज़्यादा शिक्षित भी नहीं थी, पर SI थे उनके हस्बैंड। तो एकदम से पड़ी हुई हैं बिल्कुल जैसे कोप भवन में कह लीजिए, न खाना बनता है उनके घर में, न कुछ होता है। तब मिसेज मेहरा ने बताया मंडली को कि भाई मैंने तो ऐसे ऐसे उसका आज अप्रैल फूल बनाया है, चलो चलते हैं देखने कि क्या हो रहा है उसके घर में। गई तो उनके घर में तो न खाना बना है, न उन्होंने कुछ। एकदम से कि क्या हुआ मिसेज राय, तबीयत ख़राब है क्या आपकी? तो कहने लगी कि नहीं भाभी जी तबीयत तो ठीक है, ऐसे ही माँ की चिट्ठी विट्ठी आई। कि माँ की चिट्ठी आई कि किसी और की आई, और किसकी आएगी? कहने नहीं, जब इंसान हैंडसम होता है, सुंदर होता है, तो और तरह की चिट्ठियाँ भी आती हैं। तब वो चौंकी कि क्या हुआ, कुछ आप ही लोगों ने तो नहीं वो किया है। तो कहने लगी और क्या, हमने ही तो किया है, मुहर तो देखती है कहीं उस चिट्ठी पे मुहर। कह रहे मुझे क्या पता भाभी जी,
तो ये था अप्रैल फूल बनाने वाला प्रसंग। अब आखिरी प्रश्न, इसके बाद फिर हम आप सब बुद्धिजीवियों से आपका रास्ता रहेगा। आपने खुद ही कहा, मैंने वो शब्द नहीं प्रयोग किया क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था में वहाँ रही आप गांव में जी। और एक इसमें ऐसा बड़ा, मैं कहूँगा ऐसा प्रसंग है जो आपने इसमें एक चैप्टर लिखा है, जो 5वें नंबर के भाई जी। 5वें नंबर के भाई। अब जाहिर है वो आपके ताऊ जी के बेटे थे और बचपन से आपका काफ़ी उनके साथ वो था और संभवतः किसी मेड़ पर झगड़ा हुआ। मेड़, अब जो देखिए आप, मतलब इसमें ये पूरे भारत की जो असली कहानी है वो है इसमें। तो वो मेड़ इनके आपके लेखक के ताऊ जी की ज़मीन की थी और उनके बगल में कोई दूसरी ज़मीन थी जिस पर कोई अनुसूचित जाति के लड़के खेती कर रहे थे। ऐसा ही था ना? जी जी। अब वो बटाई पे दे रखी होगी। हाँ। तो उसमें वो मेड़ पर कुछ अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, अंदर कर दिया। अब वो टिपिकल है कि चार फुट इधर को कर दी, मेड़ उधर कर दी, कोई हल इधर को लगा दिया, इधर को बो दिया, जो होता ही है हमेशा। भारत के जो इंडो गंजेटिक प्लेन है उसकी पूरी कहानी वही है। तो उसमें वो हुआ और फिर आपके जो भाई थे वो गए वहाँ। मौके पर जब गए तो वो 3-4 लड़के थे, 5 लड़के थे, जो भी थे वो जो अनुसूचित जाति के लड़के थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया, झगड़ा हो गया और दूसरे भाई भी पहुँचे। 2 भाई थे और वो 3-4-5 लोग हो गए और फिर उन्होंने पकड़ लिया इनको। और पकड़ने के बाद दूसरे भाई उनसे कहते हैं, जेब में कुछ रखा है? कुछ रखा हुआ है जेब में? तो वो मतलब एक जेब में कुछ रखना भी एक सामान्य बात है कि कुछ रखना है। मतलब अब अभी कोई सामान्य आदमी जो यहाँ कॉलेज का स्टूडेंट होगा या होगा वो ये समझेगा भी नहीं, पूछ क्या रहे हैं ये कि क्या रखा हुआ है, मतलब हाँ। लेकिन वो क्योंकि वो पूरा परिवेश जो है सामाजिक सांस्कृतिक धरती पे जुड़ा हुआ, जो दूसरी एक वहाँ है, जेब में कुछ रखा है तो जेब से फिर उन्होंने नज़दीक आके चाकू निकाल लिया और चाकू निकाल के फिर वो तीनों चीज़ें नहीं हैं तो कहीं ज़मीन मिली हुई है, उसी में वो कुछ जुताई उसको कर रहे हैं, उसको खेती वेती कर रहे हैं। अब ये मारपीट हो जाती है। तो एक जो जकड़ा हुआ माहौल है जिसमें सब चाहते ना चाहते उसमें सब खिंच जाते हैं गांव में रह के उसी में। और इसीलिए वो कोई क्रिमिनल तो है नहीं, लेकिन आपके तो भाई हैं वो, तो आप उनको कभी क्रिमिनल तो मानेंगे नहीं। वो क्रिमिनल तो थे नहीं और ना थे वो, क्योंकि माहौल ऐसा है इसलिए जेब में कुछ रखना भी पड़ता है। और इसीलिए क्योंकि जेब में रखते हैं तो ये सबकी धारणा भी है कि कुछ है क्या, इसीलिए पूछते भी हैं वो। और जब पूछते हैं तो समझ भी जाते हैं कि क्या है ये, और फिर निकालते तो फिर वो काम भी हो जाता है। तो इसमें आपका जो लेख है वो जी। उसमें ये तो है कि ये घटना हुई, हाँ। लेकिन उसमें कोई आपका स्टैंड नहीं है, आप किधर खड़ी हैं उसमें। एक बहुत बड़ा एक सामाजिक ये बिंदु है जिस पर पूरे देश की वो एक तरीके से, और सारा मामला वही है। अब मैं पुलिस का अधिकारी था, डीजीपी, अगर जो मेरा लड़का तो है नहीं, मान लिया लड़का मर्डर कर देता कहीं तो मैं किधर खड़ा होता। एक तरफ तो मैं पुलिस का अफसर भी हूँ और आप एक प्रोफेसर हैं, एक बहुत ही एनलाइटेंड मैं कहूँगा व्यक्तित्व हैं जिनका प्रकाश ज्ञान का मतलब जहाँ तक जा सकता है। तो इन परिस्थिति में उधर वो लड़की पर तो आपको कष्ट हो रहा है, जो लड़की को आप पानी वैसे पी रहे थे उसमें प्रायश्चित भी है कुछ। इधर आपके भाई हैं और एक शेड्यूल कास्ट मर गया। सर देखिए खून खून की ओर दौड़ता है है ना, तो इसलिए मैं बहुत आदर्श जवाब तो नहीं दूंगी, किंतु हाँ संस्मरण है 6वीं 8वीं में थी उस समय इक्के तांगे में भर के पुलिस आती थी और दूर से घंटियों की आवाज़ आने लगती थी, टुन 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 टुन। तो बड़ा डर सा भी लगता था कि पता नहीं कब आ जाए। बहुत अजीब दहशत का माहौल था। बैलगाड़ी में
बैलगाड़ी में पुलिस गांव इक्के में में, जा रही इक्के है, में, हाँ। इक्के में या बैलगाड़ी इक्के में, जो भी में, सामान, जी, जी। और उसकी आवाज़ आएगी, हाँ। टन 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 टन। तो जैसे यहाँ शहर में कोई जो सायरन पुलिस की गाड़ी का होता है, उससे जो एक मन में दहशत पैदा होती है, वो बिल्कुल वही भाव गांव में उससे हो रहा है। आप देखिए क्या फ़र्क है। हाँ, तो सर ये बहुत पहले की बात है, छठी में थी मैं, और संस्मरण भी शायद काफ़ी पहले का ही लिखा हुआ है। अगर आज लिखूं मैं तो शायद अपने को क्लियर करूंगी, और वो क्लियर कर ही देती हूँ, मैं खून की तरफ जाऊंगी भाई, इसके बाद चाहे जो हो। वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, वी अप्रिशिएट, वी अप्रिशिएट। तो बहुत अच्छे आपने लेखक से आपने कुछ वार्ता हम लोगों के बीच देखी। अब अनुरोध है कि सभी महानुभावों के लिए यहाँ सबका स्वागत है, जो भी आना चाहें एक एक करके कृपया यहाँ इस पर यहाँ मंच पर आ जाएं। स्मृतियों के रंग में मैं देखता हूँ कि हर संस्मरण में भांति भांति के रंग बिखरे हुए हैं। एक चीज कुल मिला के लगता है कि ये जो पुस्तक है, इसमें माटी की गंध है और आंचलिक परिवेश की स्पष्ट छाप है। वहाँ से अमेरिका तक है साहब, लेखिका सब कुछ है। पूर्वांचल की रहने वाली हैं और लेखिका ने जीवन के प्रति गहरी समझ भी है आज। तो स्मृतियों ने जो चेतना के द्वार पर दस्तक दिया, उसको उकेरने में मैं देखता हूँ कि कृत्रिमता की चमक दमक से एक दूरी बनाते हुए बड़े सरल सहज ढंग से ईमानदारी के साथ उकेरा है। लेकिन ये आज उसकी एक मैं विशेषता मानता हूँ पुस्तक की और लेखक की। लेकिन प्रश्न ये उठता है, ये बातें स्मृतियों ने दस्तक दिया, फिर आपने लेखनी उठाई और लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया तो आप देहरादून की चमक दमक में रहीं। उस वक्त को, उस परिवेश को, कहा था कि लेखक अपने परिवेश को अभिव्यक्त करता है, अपने समय को अभिव्यक्त करता है। तो उस वक्त को आज के समय में अभिव्यक्त करने में क्या कठिनाई आई? एक प्रोफेसर होने के नाते क्या आपके दिमाग में बात आई कि जरा मैं और बढ़िया तरीके से इसको लिख दूं तो ये किताब बन जाएगी, या आलेख ये बन जाएगा, ये संस्मरण से बन जाएगा? क्या ऐसा कसमकस रहा है आपको? क्योंकि आपने बिल्कुल देसी पने से इसमें उतारा है, चाहे मदन वो हो या अमेरिका की बात हो या यहाँ की डॉक्टर कुसुम की एक दो चार चैप्टर को छोड़ दिया जाए, लेकिन उसमें भी लेखन में आपकी वही देसी पना है। तो क्या ऐसा कुछ कसमकस आपके दिमाग में लिखते वक्त रहा एक प्रोफेसर के टाइम में जो लिखा है आपने किताब? पता नहीं, मैं तो देसी की देसी हूँ। प्रोफेसर मेरा प्रोफेशन रहा होगा, किंतु वो बात गई है ना। आज भी मैं जब आंख मूंदती हूँ तो मुझे गांव की वो नदी दिखाई देती है जो नेकलेस जैसी मेरे गांव को घेरे रहती थी। आखिरी गांव था मेरा, तो उसके उत्तर में आजमगढ़, दक्षिण में बनारस, पूरब में गाजीपुर और पश्चिम में पूरा जौनपुर। उसके बाद अवधी भाषी वो इलाहाबाद आ जाता था। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे लिखूँगी, लेकिन वो शिद्दत नहीं आ पाती है जो शिद्दत बचपन को याद करने में आता है। नहीं, कोई कसमकस नहीं। मेरे ख्याल से जो प्रश्न आपने पूछा, जितना मैंने उसको पढ़ा है, जिसको आप कह रहे हैं देसी, मेरे ख्याल से वो जो देसी की जो खुशबू है उसमें, वही उसका गुण है। वो सबसे बड़ा गुण है उसका, उस पुस्तक का सबसे बड़ा गुण ही वही है
क्योंकि उसमें कहीं भी कोई, आपने खुद ही कहा, कृत्रिमता का कहीं कोई आर्टिफिशियलिटी है ही नहीं उसमें, वो बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ। और जब अमेरिका भी जाती हैं तो वहाँ भी उनका जो बिल्कुल कोई मतलब एक, मैं कहूँगा बिल्कुल डेडली ऑनेस्ट है उस मामला, बहुत ही कमाल है उसमें, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बधाई के पात्र हैं आप उसके लिए। आइए हुजूर आदरणीय असीम शुक्ला जी। मुझे भीष्म साहनी की एक बात याद आ रही है इस संदर्भ में कि कलकत्ता कथा समारोह में संस्मरण वाले साहित्य के संदर्भ में ही ये बात कही थी, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है कि हर अध्यापक के ऊपर एक घंटी लटकती रहती है जो हर 45 मिनट के बाद बजने लगती है। वो सही है। तो विद्या जी भी अध्यापिका रही हैं, डिग्री कॉलेज में रही हैं और बड़ी से बड़ी कक्षाओं को पढ़ाया है और साहित्य पढ़ाया है। तो साहित्य पढ़ाते पढ़ाते ये उनका अधिकार बनता है कि वो अपने जीवन के अतीत में जा करके जो उनके जीवन से संपृक्त घटनाएं जो कहीं न कहीं अनकहे रूप से बहुत कुछ दे सकती हैं, अपने इन संस्मरणों में उन्होंने इस बात का प्रयास किया है। फिराक साहब की एक पंक्ति है, जग बीती से आप बीती कहे जाओ तो कुछ रात कटे। हाँ, वाह। तो निश्चित रूप से यह है तो आप बीती शुरू से आखिर तक की सारे संस्मरण में पढ़ गया। उन्होंने कृपा की मुझे किताब देने की और अपने इस अपराध बोध का भी मैं शमन कर पाया कि मैं बिना पढ़े नहीं बोल रहा हूँ। कई ऐसे संस्मरण हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कि मैंने देखा है नर्मदा जहाँ से निकलती है एक एक बूंद पानी टपकता है वहाँ से और धीरे धीरे वो एक पाइप के सहारे उसे एक एक बूंद को एक गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। तो उस गड्ढे से थोड़ा सा बड़ा पाइप लगाया जाता है, फिर उसके बाद और बड़ी धार बनती, वही एक एक बूंद बड़ी धार बनती जाती जाती 1 किलोमीटर पर दूर पर जाके आगे जा करके वो हरहराती हुई बड़ा शोर करती हुई एक धारा की प्रतीत होती है। विद्या जी के भी अंतःचेतना की यही स्थिति मैं देख रहा हूँ शुरू से आखिर तक कि उनका बाल्यकाल जौनपुर जिले से शुरू होता है और धीरे 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 समाज को समझती हुई, समाज को जीती हुई, मायकों को जीती हुई, फिर ससुराल को जीती हुई, फिर बाल बच्चों और बच्चों के बीच में जीती हुई, जीवन मरण के दंश को भी पूरी तरीके से जीती हुई, वो एक साहित्य लेखिका के रूप में, रचनाकार के रूप में एक हरहराती हुई नर्मदा नदी की एक प्रखर धारा की तरह मुझे बहुत अच्छे, बहुत बधाई आपको। बालिका की तरह जैसे छोटी सी बच्ची फ्रॉक पहन करके उछलती कूदती हुई ऊपर से नीचे आए, वो भी रूप मुझे कहीं ना कहीं इनकी किसी संस्मरण में दिखाई दिया। दो चीजें हैं, नदी, नारी और संस्कृति। इन तीन चीजों में, दो तीन बातों में नारी सब कुछ देती ही देती है। नदी की भी वही स्थिति होती है और एक अबोधता की स्थिति से पारिवारिक और सामाजिक और सांसारिक संस्कृतियों की भी वही स्थिति आगे चल करके होती है। तो शकुंतला ने दुष्यंत से उतना नहीं पाया जितना भरत से पाया है। माँ अपने संतानों से बहुत कुछ प्राप्त करती है
उसका कारण है कि माँ अपने संस्कारों का अंतर और बाह्य दोनों संभाल करके उनको बड़ा करती है और इस योग्य बनाती है कि वो माँ को कुछ दे सकें और माँ के माध्यम से वो समाज को कुछ दे सकें। छुआछूत से संबंधित इसमें जो संस्मरण है और अमेरिका से संबंधित जो संस्मरण है, एक सज्जन इनसे कहते हैं कि बेबी सिटिंग के लिए आई हो। हाँ वाह, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब वो बहुत सही है, बहुत अच्छा है। तो ये बात कहीं चोट तो लगती है कि मैं तो अपनी बेटी के पास आई हूँ, लेकिन ये आदमी वहाँ की संस्कृति में है भारतीय, लेकिन वहाँ की संस्कृति को जी रहा है, वो धारणा है, पचा है, इसलिए इसको वही बेबी सिटिंग वाली स्थिति ही माँ के अंदर दिखाई दे रही है। तो बहुत अधिक समय जब कहने के लिए तो बहुत सी संस्मरण है, कहा जा सकता है, सब कुछ है। तो इसमें मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ कि कहे के माध्यम से अनकहा ज्यादा संप्रेषित हो रहा है इनके बहुत अच्छे। एक एक संस्मरण हम पढ़ जाते हैं, भौतिक रूप से पढ़ जाते हैं, बहुत अच्छे, इन आँखों से पढ़ जाते हैं, लेकिन मेरे अंतर की या पाठक के अंतर की आंखें भी उस पढ़े को अनलिखे को अनकहे को पढ़ जाएंगी जो नहीं लिखा है, जो नहीं कहा है। बहुत अच्छे। ये एक सबसे बड़ी विशेषता इनकी भाषा में है, इनके शिल्प में है, और सारे के सारे संस्मरण इनके एक कथात्मक स्तर पर लिए जा करके साहित्य की कोटि में रखे जा सकते हैं और रेखांकित किए जा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बधाई। हालांकि मैंने आपसे सीखा है सर कि अब शुरुआत थोड़ा अच्छे से की जाए, तब अपनी बात रखी जाए। शुरू में ही हमला कर देना ठीक नहीं लगता, और क्योंकि मैं उस अनुभव से गुजर चुका हूं तो अब मैं संभल गया हूं थोड़ा सा। जो पहली बात तो इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिंगल सिटिंग किताब है, जिसमें एक बार आप किताब हाथ में लेके बैठिए तो आप पूरा करके उठ सकते हैं। महत्वपूर्ण खूबी है किताब की। और मैं जैसे कोई भी व्यक्ति लिखता है तो वो अपने आप को देखने की कोशिश करता है कि वो कहाँ खड़ा है, तो प्राय मैं भी इस तरह छोटा छोटा लिखता हूँ, लेकिन पाठक के तौर पे पढ़ते हुए वो अच्छा नहीं लगा। अच्छा कि कैसे, जैसे जब आप पिता के बारे में लिख रही हैं तो पिता की छवि नहीं उभर के आती, उनका जो पूरा एक शब्द चित्र बनना चाहिए वो शब्द चित्र नहीं बनता, वो कुछ हड़बड़ी में है आपकी, वो लिख दिया। जैसे जितने भी आपके पारिवारिक पात्र हैं उनके चित्र बनने चाहिए थे, क्योंकि वो आपके जीवन का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन जैसा अभी आदरणीय असीम शुक्ल जी ने कहा, कुछ पंक्तियां ऐसी हैं हर एक संस्मरण में जो आपको भीतर तक हिला के रख देती हैं। इस किताब की आखिरी पंक्ति है, अब मैं पति को जब भी याद करती हूँ विदा में हिलते उनके हाथ दिखाई देते हैं। वाह, मतलब इसके बाद कुछ लिखने को बचता नहीं, वो पूरा का पूरा जो चित्र बनना चाहिए वो इन 10-12 शब्दों में बन जाता है। जैसा आदरणीय रतुड़ी सर ने कहा कि इस लेखन में स्त्री का दृष्टिकोण सामने आता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस कश्मकश से बचना चाहती हैं, उस द्वंद्व से बचना चाहती हैं जो किसी भी जागरूक और सचेत व्यक्ति के भीतर होता है। बहुत जल्दी से, बहुत सपाट ढंग से बात कह के आगे निकल जाना चाहती हैं। उस द्वंद्व का वो कमी लगती है, और जो आमतौर से एक लांछन के तौर पे दो समुदायों को कहा जाता है कि एक अखबारी लेखन और एक प्राध्यापकीय लेखन, ये दोनों बड़े ही हे दृष्टि वाले होते हैं, इनमें वो गहराई नहीं होती। मास्टर है तो कुछ ना कुछ लिखेगा ही। और अभी सर ने कहा कि वो भीष्म साहनी जी से समय बदल गया, अब घंटा पूरा 1 घंटे का होता है सर, 45 मिनट का नहीं। अब वो जैविक घंटी जो जैविक घंटी हमारे सिर पे बंधी हुई है वो 55 मिनट और 60 मिनट में वो बजती है, और वो बजावट जो है इसमें वो 55-60 मिनट वाली ही लगती है कि आप लिख दीजिए, वो 50 मिनट वाली ही लगती है। तो वो प्राध्यापकीय लेखन जो है उसकी झलक इसमें दिखाई 40 साल पहले देती है। एक और चीज जो है कि जो जैसे समकालीन संस्मरणकारों में कांति कुमार जैन को पढ़िए,
तो आपको लगता है कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लो क्योंकि जो जो चित्र उभर के आता है, मुझे लगता है कि रजनीश के बारे में, रजनीश का जो संस्मरण लिखा होगा कांति कुमार जैन ने जितनी खूबसूरती से लिखा है, शायद ही कोई और उस तरह से लिख पाए हिंदी में। उधर गए थे ना मंडला बालाघाट। जी हाँ, उधर के जबलपुर के आसपास कहीं का उस इलाके में है। या ममता कालिया का कितने शहरों में कितनी बार आप देखिए, और संभवतः ये अकेली विधा है जो एक साथ कई सारी विधाओं को अपने भीतर समेट लेती है। उसमें कथा तत्व भी है, कथा भी है, उसमें निबंध भी है, कथा का भी हिस्सा है, निबंध का भी हिस्सा है, उसमें भाषिक लालित्य भी है, जो जी रेखा चित्र भी है, शब्द चित्र भी है, यात्रा वृतांत का भी उसमें हिस्सा है। वो जितने भी चीज़ें उसमें रहती हैं। और जो प्रोफेसर लोग हैं उनके मामले में बस एक बड़ी चुनौती होती है, जो सांसद रहे बनारस के शंकर दयाल सिंह, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत किताब है जिसमें वो उबे हुए सुखी, कि आमतौर से प्रोफेसरों का लेखन उबे हुए सुखी लोगों का लेखन बन जाता है, लेकिन यहाँ आदरणीय प्रोफेसर विद्या सिंह जी उस चीज़ से उबर पाई हैं। और कुछ इन संस्मरणों को पढ़ते हुए कुछ पंक्तियाँ बड़ी जोरदार हैं उनकी, जो सच में पकड़ती हैं। जैसे वो घर में डालडे के डिब्बे को ढोलक की तरह बजा के देखना, वो बहुत ही खूबसूरत है। और मैं रिलेट कर रहा था, हम जब भी हम जैसे औसत लोगों को कहीं बाहर जाने का मौका लगता है तो पता नहीं उनका जो डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने का स्किल है वो इतना शार्प हो जाता है कि जैसी कोई चीज़ देखेंगे तो चाहे गणित ना भी आता हो पर कुछ सेकंड्स में वो रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। मैंने जब देखा कि $170 का चश्मा तो फट से 83 रुपये 40 पैसे से गुणा करके देखा, अरे बाप रे इतना महंगा चश्मा कैसे लिया जाएगा। तो वो बहुत ही खूबसूरत बात थी। और बस एक अंतिम बात कि जब आप कहती हैं कि पति के देहावसान के बाद आपने अपने आप का जो कथारसिस किया वो लिख के किया, तो एक पाठक के रूप में मुझे लगा कि आप उस मामले में सही नहीं कर रही हैं। सही इसलिए नहीं कर रही हैं कि जब तक आपने नहीं लिखा था वो दुख आपका था, जब आपने उस दुख को शब्द दिए और उसको कागज़ पे उतार दिए तो फिर वो आपका नहीं। आपने पूर्ववाक्य में लिखा है, 2 शब्दों में लिखा है कि आप सार्वजनिक नहीं करना चाहती। आप सार्वजनिक करने के लिए इसलिए बाध्य हैं कि हम जब कहते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शसनेस की बात जब हम करते हैं तो फिर वो पूंजी सबकी है। तो मेरा मानना यही है कि वो पूंजी बाहर आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो विद्या सिंह को बहुत अच्छी पुस्तक के लिए बधाई, इसलिए कि जैसी विद्या सरल सहज है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग बैठे हम लोग जिन्होंने विद्या के साथ बहुत सारे वर्ष बिताए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें लिखी गई हैं उसी सरल सहज रूप में लिखी है, क्योंकि जिस तरीके से उसने तमाम संस्मरण लिखे। और एक बात पहले अपनी बात करने से पहले कहूँगी उन लोगों से क्षमा याचना करते हुए इन्होंने बार बार प्रोफेसर की बात करी। साहित्यकार विशुद्ध साहित्यकार होता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जब वो साहित्य की अच्छे लिखता है तो उसके दिमाग में प्रोफेसरी वो सब पीछे चीज सब छूट गई, सब छूट गया, फिर सब छूट जाती है। तो विद्या ने विशुद्ध साहित्य की संवेदना से लिखी है और बहुत सारे मार्मिक प्रसंग उठाए हैं। सर ने, रतुरी जी ने बहुत सारे प्रसंग, उनको मैं दोहराऊंगी नहीं। एक बात बस के बारे में पूछूंगी क्योंकि जिसका चर्चा नहीं हुई, सबसे अच्छा संस्मरण जो है पति के साथ पहली यात्रा। सुबह मैंने विद्या से पूछा कि कौन सा सन था, जुलाई 1971 और 16 साल की नववधु। जिस तरीके चित्र इन्होंने वातावरण खींचा है, टांगे में चलने वाला, कैसे वो बैठ के आई है आज, क्योंकि विद्या को हमने इस रूप में देखा जब वो हमारे सामने पहली बार शिक्षक के रूप में आई। अल्पना मिश्रा स्वयं आप तो और शायद ही शामिल थी, सम्मान लिखेगी शायद एक पूरी नई किताब बन जाएगी। विद्या मेरे सामने आई, बिल्कुल साधारण पढ़ के तुरंत आई थी। लीव वैकेंसी में वहाँ काम कर रही थी, उसके बाद हमारे यहाँ भी लीव वैकेंसी में आई और ये लोग सीनियर लोगों के पीछे छिपी रहती थी। मुझे नहीं बात पड़ता कि विद्या कभी मेरे पास सामने उस रूप में आई हो कि जिस रूप में हमसे बराबरी से बात करे। तो विद्या ने बहुत कुछ सीखा और जीवन के संघर्षों को जिस सरलता सुगमता से ढाला है, बहुत अच्छे। क्योंकि मुझे पता है कि अप डाउन की प्रॉब्लम, बच्चों की छुट्टी की कशमकश हमारे सामने छुट्टी के लिए खड़ी है और डर के मारे कहीं हम मना न कर दें। सेमिनार हो रहा है, कन्वोकेशन हो रहा है, छुट्टी नहीं जाना, सबने इस तरीके के काम किए हैं। परंतु उस सब के बीच जिस समतोल से उन्होंने
अपने का जीवंत प्रस्तुतिकरण किया है, जिस मार्मिक संवेदना को जिया है, उसके लिए विद्या बधाई की बात है। लघु कथा हो या बड़ा संस्मरण, और ये तय है स्मृतियाँ जब अपने निश्चिंत बैठो तो बहुत बचपन ही याद आता है। बचपन हर हाल में याद आता, नहीं भूला जाता। और एक चीज़ अज्ञे ने लिखा था, दुख सबको मांझता है, तो उस दुख से उभरने के कारण जो परिष्कृत रूप में लिखा है, ये तय है ये लेखक होता है, पाठक के हाथ में जाकर पाठक सोता है। ये अच्छी हो सकती थी, बुरी हो सकती, पर जिस प्रवाह में लिखा गया है, जिस चैतन्य के साथ लिखा गया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विद्या को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने पूरे सारे अंतिम को छोड़कर तो इस हार्ड बाउंड में अंतिम प्रश्न चार नहीं रहे, व्हाट्सएप में भेजे आपने मेरे को। अच्छा, तो वो इसलिए अधूरा रह गया, पर बाकी सब पढ़े हैं, उन पर चर्चा भी खूब हुई है। और जो बात मुझे अच्छी लगी कि पति उस समय के फालतू नहीं हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये वाली बात बहुत सही लिखी है, पर उस पति को इतना समयानुकूल बनाया विद्या ने, ये भी बड़ी बात है एकदम। परम ऐसा लगता था ये सीधे यहीं पर क्लासरूम में उतरे और उसके बाद अदृश्य हो जाएंगे। तो उनसे पढ़ा, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं जब शिक्षिका बनी तो लाइब्रेरी से में कुछ पुस्तकें आई, तो उसमें मेरी नज़र पड़ी तीसरा यात्री कहानी संग्रह डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी, और मैंने फट से उसे इंटू करा कर मैं घर ले आई और मैंने सारी कहानियाँ उसकी पढ़ी। फिर निकाला एक अंतर्देशीय, और मैंने उसमें हर कहानी के बारे में अपने विचार लिखे खुलकर। उनका जवाब आया, वो चिट्ठी मेरे पास आज भी है। उन्होंने पहली लाइन ये थी कि मेरी वह दीर्घकालीन शिकायत दूर हो गई कि मेरी किसी छात्रा ने मेरी रचना नहीं पढ़ी। तो बस अभी इतना ही कहूँगी कि समय का बड़ा वो है, क्योंकि ये वृत्तांत मेरी अनुभूतियाँ और उनके साथ मेरा बाद में भी संबंध बनाना, ये अनुभूतियों का संबंध है। और विद्या सिंह जी, जो आपने अपनी स्मृतियों का भावपूर्ण लिखा है, जैसा मुझे अनुभूति हो रही है, असल में हमारी जो स्मृतियाँ होती हैं वो तो बहुत किस्म की होती हैं, लेकिन जिनके साथ हम उस समय ढंग से उनको एड्रेस नहीं कर पाते किन्हीं कारणों से, वो हमें परेशान करती है। जब वो घटना घटती है और हमें लगता है हमने उसको कायदे से या समुचित तरीके से एड्रेस नहीं किया, तो एक हमारे अंदर छटपटाहट होती है। फिर वो कभी संचित होते होते हम उसके लिए किसी न किसी रूप में एक मुक्ति मार्ग लेकर। बहुत सुंदर वार्तालाप जो है लेखक डॉक्टर विद्या सिंह जी से हुआ, और बहुत अच्छे उन्होंने उम्दा उनके जवाब रहे। और आप यहाँ महानुभाव जो आए, जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने बहुत सुंदर अपने यहाँ टिप्पणियाँ, विचार और अपने भाव रखे। अब मैं राधा जी से अनुरोध, इससे पहले कि हम राधा जी से धन्यवाद ज्ञापन करें, मैं चाहूँगा, आपसे अनुरोध करूँगा कि लेखक के लिए एक बहुत बढ़िया जरा ताली एक बजाएंगे, इतनी सुंदर पुस्तक यहाँ लाई है हमारे समक्ष। मैं राधा जी से अनुरोध करूँगा आज की इस सुंदर चर्चा के लिए लेखक डॉक्टर विद्या सिंह, अनिल रतूड़ी जी, आशीष जी, आप सबको बहुत बधाई। और आप लोगों ने जितने यहाँ पे अभी प्रश्न पूछे या अपने कमेंट्स दिए, बहुत ही रोचक था। और आपकी पुस्तक एक्चुअली है ही इतनी रोचक कि उससे बहुत सारे बिंदु उठते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो ये चर्चा तो बहुत लंबी चल सकती थी, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। और हम लोग आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने आज फुलवारी में आने पे अपनी सहमति दी। और आपके कुछ संस्मरण ऐसे हैं जो, कुछ क्या सभी, जो एक उनमें एक यूनिवर्सल फीलिंग है, हम लोग सब उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे आपने अमेरिका का लिखा है कि जब वहाँ पे आपने कपड़े कैसे सुखाए। अब आई थिंक ये एक्सपीरियंस हम लोग जो भी विदेश जाते हैं सबको होता है, क्योंकि हम लोगों की आदत है कपड़े धो के सुखाने की, मशीन में ड्रायर में सुखाने की आदत नहीं है। आपने इतने अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया कि हम लोग एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही आनंद आया, आप सब लोग यहाँ आए और इतनी अच्छी चर्चा में प्रतिभाग किया। और इसी तरह फुलवारी महकती रहे और हम लोग आगे भी ऐसी चर्चाएं करते रहें। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार।